हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपकी जो है मेरे प्यारे बच्चों 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 9 और बुक है हमारी हमारे आती है थर्ड। और इसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन में 1870 से लेकर 1947 के दशक के बीच क्या क्या चीजें हुई हैं उनको हम लोग आपका देख रहे हैं। क्लियर है? तो इसमें हम रॉलेट एक्ट को कल आपका पढ़ चुके हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़ चुके हैं, खिलाफत और असहयोग आंदोलन की भूमिका कैसे बनी है उसको हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्लियर है? और उसके बाद आज हम लोगों की पहली कदमी पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग और रॉलेट एक्ट के बारे में जो पढ़ा है एक बार उसको देख लीजिए, फिर आप थोड़ा सा एक आप विचार करेंगे रॉलेट एक्ट और मतलब जो है खिलाफत आंदोलन और उसके बाद असहयोग आंदोलन। फिर उसके साथ हम लोग अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी जिन बच्चों ने घर जाकर पूरे चैप्टर को पढ़ा है, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी, किसी प्रकार का कोई प्रश्न किसी बच्चे का बना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन आपने देख लिया, असहयोग आपने देख लिया, लोगों की पहली कदमी। कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसात्मक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्ग और समूह ने गांधी जी के आह्वान के हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों को अपने आंदोलन का स्थानीय मुद्दे के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया गया। कुछ लोग उदाहरण पर विचार करें। खेड़ा, गुजरात, पाटीदार किसान अंग्रेजों के द्वारा थोप दिया गया भारी लगान के खिलाफ अहिंसा अभियान चलाए। भारतीय तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भीतरी भाग शराब की दुकान घेरेबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। सत्याग्रह में कई तरह के चराई शुल्क अदा किए गए और अपने जानवरों को जंगल में छोड़ दिया गया। और उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकार को बहुत सीमित कर दिया था। अधिकार कैसे कर दिए गए? सीमित। हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि उन्होंने वन अधिकारों को किस तरह से सीमित किया, किन लोगों को वन में बसाया, बसाने का कारण क्या था, किस तरह से उनसे मजदूरी ले रहे थे, लोग वन छोड़ने के लिए क्यों बेघर हो गए। उन्हें यकीन था कि गांधी जी पर लगे कर कम कर देंगे और वन कानून को खत्म कर देंगे। उनको क्या यकीन हो गया कि गांधी जी आएंगे और जो हम पे कर लगे हुए हैं ये उसको कम कर देंगे और वन कानून जो है उनको खत्म कर देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसान ने स्वराज का ऐलान कर दिया गया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। सिंध यानी कि मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। उत्साहित का मतलब होता है खुश होना। बंगाल के सभी खिलाफत असहयोग के गठबंधन जबरदस्त सांप्रदायिकता एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन की नई ताकत प्रदान की गई। पंजाब में सिखों के अकाली दल ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। खिलाफत हो रहा है, सिखों ने तुरंत क्या किया कि भैया जो आपके गुरुद्वारे में भ्रष्ट महंत है उनको हटाए। यह आंदोलन असहयोग से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। असम गांधी जी की जय के नारे लगे, चाय बागान मजदूर अपनी तनख्वाह के इजाफे की शुरुआत की और अंग्रेजी अस्तित्व वाले बागों में नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं कि सारे असमिया वैष्णव गीत किशन ही गांधी राज का ही यशगान किया जाए। कैसा है? ये सारी चीजों में ही आपका यशगान किया जाए। क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत सारी जगह
चाहे वो आपके वन वाले क्षेत्र हों या और क्षेत्र हों, हर जगह सुधार की उम्मीद और स्वराज की उम्मीद में लोगों ने गांधी जी के जुड़े आंदोलनों को अपने साथ चलने का फैसला लिया। ठीक, उन्हें क्या उम्मीद थी कि अब स्वराज आने वाला है, यानी कि अंग्रेजों का राज अब बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और गांधी राज आएगा, जहां पर टैक्स वगैरह देने नहीं होंगे, सब प्रकार की आजादी होगी। क्लियर है? ये सारी बातों को रखा गया, कहा गया और करा गया। चलिए आगे देखें ताकि आपको और सारी चीजें समझ आए, क्या कुछ कैसे है, किस प्रकार है। आइए इन पर विचार करते हैं। जनता के महात्मा, इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी की तरह का एक मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे हैं जो उन्हें मुसीबत और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी स्वर्गीय टकराव की वजह से वर्गीय एकता समझ आऊंगा वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतीहार मजदूर को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिलाएंगे और कई बार आम लोगों को खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। लोगों को क्या लगा, और अगर उन्होंने कुछ किया है तो श्रेय किससे दिया उन्होंने, गांधी जी को। भैया जो भी हम कर रहे हैं सब गांधी जी की वजह से है, गांधी जी ने किया है। एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान का उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों को गैर कानूनी बेदखल रुकवाने के लिए सफलता पा ली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से ही मिली। कई बार गांधी का नाम ले लेकर आदिवासी और किसानों ने ऐसी कार्यवाही भी की जो गांधी के आदर्शों के अनुरूप नहीं थी, यानी कि वो क्या फॉलो करते थे, अहिंसा, और उन्होंने क्या किया, हिंसा को लेकर काम किया। ठीक, इस तरीके से देख लिया आपने। तो क्या था, अभी हम स्वराज मंदिर की कल्पना को भी पढ़ेंगे कि स्वराज मंदिर की कल्पना क्या थी। चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए अब देखते हैं। जनता से उपजी छवियों में महात्मा गांधी को अक्सर एक दैविक शक्ति के रूप में देखा जाता था। इस तस्वीर में कृष्ण के सारथी बने मार्गदर्शक कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन। अब देखिए इस यहाँ इमेज को देखिए, ये है भारत माता, झंडा पकड़े हैं जवाहरलाल नेहरू, रथ को चला रहे हैं महात्मा गांधी यानी कि श्री कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस आगे खड़े हैं और तलवार के रूप में, पीछे और सेवा कर रहे हैं, और सारे राष्ट्रवादी नेताओं को ऊपर दिखाया गया। क्लियर है? तो ये है स्वराज मंदिर की एक कल्पना का फोटो कि भाई अगर कभी ऐसा हुआ तो ऐसा कुछ होगा। क्लियर है? उस स्वराज की बात इन्होंने की। ठीक, आगे बढ़े। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखल की कार्रवाई की। इलाहाबाद जिसमें किसान आंदोलन ने सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की एक रिपोर्ट का अंश इस प्रकार है। सीआईडी लोकल विजिलेंस होती है। दूर दराज के गांव में भी गांधी जी के नाम पर सिक्का चलने लगा। अचंभा होता था कि किसी को पता तक नहीं था कि वह कौन है, क्या करते हैं, फिर भी सबने मान लिया कि जो वो कहते हैं सही है और उनका एक आदेश है जो पूरा होना चाहिए।
महात्मा गांधी, साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण ने तो यहाँ तक कि वे देवता हैं ये भी कहा। कैसा है? देवता है। उनका असली नाम, असली ताकत इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते थे कि उन्होंने जो बेदक लिखी है, आमतौर पर गांधी जी को ही लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते बल्कि जमींदार का विरोधी भी मानते हैं, और हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। देखिए, तो हर चीज का श्रेय इसे गांधी जी को, हर चीज का चलन गांधी जी। ठीक, आगे बढ़े, चलिए बात करते हैं 1922 और 1929 की घटनाओं की। कुछ और घटना भी थी जो इस टाइम हो रही थी। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इस कारण फरवरी 1922 में किसानों की एक भीड़ ने चौरा चौरी पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया। गांधी जी अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान बेकाबू हो गए क्योंकि पुलिस ने उनके शक्तिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। तो चौरा चौरी कांड में क्या कारण था कि आंदोलन हिंसक हुआ? तो पता लगा कि जब वो आंदोलन कर रहे थे किसान, तो उन पर गोली चला दी और किसानों ने गोली के बाद अपना विरोध प्रदर्शन उग्र कर दिया। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायियों ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू किया, जोड़ दिया। जैसे चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू नेताओं ने दलील दी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। परिषद के माध्यम से सरकारी नीति को हम प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक में, यानी कि 1920 के दशक में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्य की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली। क्या हो गया? वो चाह रहे थे कि हम अपना जनाधार को फैला सके। 1930 में शुरू की गई सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ही जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ध्यान दीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 1920 के दशक में दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। ये भी किस लिए हुई? यही सब प्रेरित थी। भारत की भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। अपने अध्यापक की सहायता से उन विचारों के बारे में पता लगाइए कि उस दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रपति भगत सिंह सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव पारित किया, 1930 में पारित करती है। जवाहरलाल नेहरू 1929 में पारित किया और इस प्रस्ताव को 26 जनवरी 1910 में पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया। तो अगर आपसे पूछ ले कि हमने पूर्ण स्वराज्य कब मनाया, तो आपको पता होगा 26 जनवरी 1930। यही कारण है कि इसी दिन को हमने अपने संविधान को भी लागू करा, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही हम स्वाधीनता दिवस यानी कि स्वराज दिवस के रूप में हम मनाते आए हैं, करते आए हैं। क्लियर है? तो ये है चितरंजन दास। क्लियर हुआ? जो 1922 की घटना है, आप उनको देखिए कि रचनात्मक कार्य में कौन कौन से थे। देख लिया? चलिए आगे बढ़े। बात है चितरंजन दास की। स्वतंत्रता आंदोलन में चितरंजन दास एक मुख्य नेता थे। पूर्वी बंगाल के वकील और असहयोग आंदोलन में काफी सक्रिय एक्टिव थे। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर बनाई थी एक पार्टी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी 1927 में
इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार की लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग ने भारत को राजनीतिक भविष्य का फैसला करने असहयोग में कोई प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत को असंतोष पैदा हुआ। असहयोग के बहिष्कार ने फैसला लिया। कमीशन के सदस्यों के भारत पहुंचे तो उनका स्वागत किया और प्रदर्शनकारी का नारा दिया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का इन्होंने नारा भी दिया। क्लियर है? यह आपको पता होना चाहिए। कैसे कहा? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा भी इन्होंने ही दिया था। क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो साइमन गो बैक कब आया था? 1919 नहीं, साइमन तो नहीं, रोलेट एक्ट आया था। अभी आगे बढ़ेंगे। 1927 में साइमन कमीशन है। ठीक है, साइमन कमीशन क्या आया था अब आपको पता लगेगा। जो हमारा 1919 का एक्ट आया था ना, उस एक्ट को संशोधन करने के लिए आया था। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। दांडी मार्च के बाद पढ़ेंगे साइमन कमीशन कैसे कैसे हुआ, क्या क्या प्रांतीय प्रभाव थे, कैसे कुछ थे, उनको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले, बढ़ने से पहले, हम एक व्यक्ति हैं भारत के जो हजारों करोड़ों लाखों युवाओं के इंस्पिरेशन हैं और ना जाने कितने लोगों के दिलों में कूट कूट कर भरे हुए हैं। नाम है भगत सिंह। बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद, इसका नारा है सरदार भगत सिंह। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उन जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी उपनिवेश शासन के अमीर शोषक वर्ग से लड़ने के लिए मजदूर किसान क्रांति चलाते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 1928 में दिल्ली में एक फिरोज शाह कोटला में स्थित हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन की स्थापना की। 1917 में दिसंबर भारत को चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज वाले सैंडर्स पुलिस अफसर की हत्या कर दी। होता क्या है, ये लोग विरोध कर रहे होते हैं साइमन कमीशन का, ठीक। और साइमन कमीशन में सैंडर्स जो होता है वो पंजाब में जब लाला लाजपत राय उसका विरोध करते हैं तो वो लाठी चलाने का आदेश देता है और वो लाठियां किस पर पड़ती हैं? लाला लाजपत राय के सिर पर। और जब सिर पर पड़ती हैं तो उनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। उसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद सैंडर्स की हत्या कर देता है। इसी लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद सेंट्रल असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा कि सरकार को उसके लिए खुद भयानक शोषण से अवगत कराना चाहती है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 1930-31 में फांसी पर चढ़ा दिए गए। कब? 29 मार्च 1930 को। और भगत सिंह की आयु सिर्फ उस समय 23 वर्ष की थी। सोचिए, इतनी कम उम्र का क्रांतिकारी। कितने थे? मात्र 23 वर्ष। आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात करेंगे दांडी मार्च। दांडी मार्च कैसे हुआ, उद्देश्य क्या था, नमक कानून को भंग करने का उनका मतलब क्या था कि हम नमक कानून को भंग कर सके, उसको देख सके। इन सारे मुद्दों पर, इन सारी चीजों पर हम एक एक करके बहुत अच्छे से बात करेंगे। चलिए, पहले जितना भी आपने पढ़ा है, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे का, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देख लीजिए, एक बार पूरे चैप्टर में पूछ लीजिए। किसी का कोई डाउट हो, किसी का कोई क्वेरी है तो आप पढ़ लीजिए। अच्छा, कुछ शब्द आए थे, जैसे कहा गया मेहनत। तो सिख गुरुद्वारे के धार्मिक जो भी कर्ता धर्ता होते हैं, जो पाठ वगैरह करते हैं, उनको कहते हैं। गैर कानूनी बेदखली मतलब
पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। वो कैसा है? गैर कानूनी। क्लियर है? तो इतना आई होप कि आप लोगों को इतना रिवीजन कर लिया होगा, देख लिया होगा। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।